आज के समय पूरी दुनिया का मीडिया, चाहे इंडियन मीडिया हो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, यही बात कर रहा है कि किस तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, इन्होंने न्यूक्लियर वॉर को लेकर पहली बार, इतिहास में पहली बार एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है। यहां पर आप देख पाओगे इन ए जॉइंट स्टेटमेंट परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्लेज टू एंश्योर ए न्यूक्लियर वॉर इज नेवर फॉट। अब ये जो स्टेटमेंट है ऐसे टाइम में देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के समय आपको पता होगा एक जेन्युइन फीलिंग आ रही थी लोगों को कि दुनिया बहुत जरा करीब पहुंच रही है एक न्यूक्लियर वॉर के, हम एक बहुत बड़ी वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी बीच जो ये सारे बड़े देश हैं ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं रहेगी। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पर डिक्लेरेशन में क्या लिखा है ये भी हम जानेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड नेशंस को किस साल मिला था नोबेल पीस प्राइज? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 1975, 1999, 2001 या फिर 2006। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। बहुत ही अजीब लग रहा है ये सब पढ़ के। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक ही स्टेटमेंट व्हाइट हाउस भी दोहराएगा और सेम स्टेटमेंट उसी दिन ग्लोबल टाइम्स में भी पब्लिश होगी। और यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स खुद ही कह रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट की आवश्यकता थी क्योंकि रिसेंटली जिस तरीके से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, उन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, जिस तरीके से यूक्रेन को लेकर काफ़ी हद तक टेंशन बढ़ गई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है जो यूक्रेन के इशू को लेकर रशिया और यूएस के बीच में वॉर हो सकती है, इसके बारे में काफ़ी स्पेकुलेशन की जा रही है। बहुत से इस पे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे। यहाँ पर आप देख पाओगे द हिल का आर्टिकल है, बाइडन ब्रिंग्स द वर्ल्ड क्लोजर टू अ न्यूक्लियर वॉर। और एक रिपोर्ट है फोर्ब्स की, यहाँ पर कह रहे हैं कि यूक्रेन की अगर इन्वेजन हो गई तो डेफिनेटली मामला न्यूक्लियर जाने वाला है, एक न्यूक्लियर वॉर होगी। क्योंकि पहली बात तो यूक्रेन में ही बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो बॉम्ब्स यहाँ पर भी गिर सकते हैं। कहीं ना कहीं यूरोप में कोई कंट्री पैनिक कर सकती है और एक न्यूक्लियर वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है बिटवीन रशिया, यूरोप एंड यूएसए। तो एक इशू तो यहाँ पर ये है। फिर एक और इशू यहाँ पर ये भी है, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में ताइवान को लेकर शी जिनपिंग 85 बार बोल चुके हैं कि ताइवान को ये लोग कब्जाएंगे, ताइवान को अटैक करेंगे। इस बीच कई आर्टिकल्स ये भी पब्लिश हुए हैं कि हो सकता है कि यूएसए न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे दे ताइवान को। तो अगेन न्यूक्लियर वॉर का मेंशन काफ़ी बार किया गया है पिछले कई महीनों में। हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, दुनिया भर के कई देश हैं जो आज के समय अपनी इकोनॉमी संभाल नहीं पा रहे। तो ऐसे टाइम में एक जेन्युइन लोगों को डर था कि एक न्यूक्लियर वॉर यहाँ पर ना स्टार्ट हो जाए, तो उस डर को काम करने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर आपने ये नहीं कहा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो न्यूक्लियर वॉर है ये भी हो सकती है। देखिए पहली बात तो इंडिया इतना एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है कि आपने देखा होगा हमारे पीएम, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कभी भी जो ये न्यूक्लियर वॉर की धमकी है ये कभी देते नहीं है किसी कंट्री को। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि इंडिया चाइना में कई डिफरेंसेस चाहे अपनी जगह बने रहे, मगर हम सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर से दोनों देश बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इसलिए इंडिया चाइना के इशू को किसी ने भी, ना यूएस ने, ना रशिया ने, ना फ्रांस ने, ना चाइना ने, किसी ने भी इंडिया चाइना के इशू को यहाँ पर रेज नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखो ये है कि एक न्यूक्लियर वॉर आप जीत नहीं सकते, और ये बात हर देश ने दोहराई है। यहाँ पर आप देख पाओगे व्हाइट हाउस में जो स्टेटमेंट इन्होंने रिलीज करी है ये लिखी है, वी अफर्म दैट ए न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वॉन। अब ये कई देश है, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान है, वो लोग कहते हैं कि अगर छोटी वॉर हो गई तो हम छोटे से न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पर गिर देंगे। वो समझते नहीं है कि वो बात फिर कहीं और चली जाएगी। आप न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करके जीत नहीं सकते, इट कैन नेवर हैपन, क्योंकि इवेंचुअली इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो न्यूक्लियर वॉर का जो मेन पर्पस है ये होना चाहिए डिफेंसिव पर्पस के लिए, अग्रेशन को कम करने के लिए और वॉर को प्रिवेंट करने के लिए। मगर मैं ये कहूँगा कि आगे यूएसए ने एक लाइन यहाँ पर ऐड करवा दी है। ये बाद में मीडिया में रिलीज हुई थी बात कि यूएस एक बात को लेकर अड़ गया था सब देशों के सामने कि ये बात तो लिखो ही लिखो। ये चीज़ यहाँ पर है कि वी बिलीव, वी का मतलब यहाँ पर ये है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं ये बिलीव करते हैं कि फर्दर स्प्रेड नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन का। ये बात पता है कहाँ पे आती है? ईरान पर। ईरान को लेकर यूएस अभी भी रुका नहीं है। यूएस अभी भी कह रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए। इजराइल की भी सेम पोजीशन है। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैं अभी भी कहूँगा इस स्टेटमेंट को पढ़ के आप अगर ये एज्यूम कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी कभी भी, देन यू आर गलेबल। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो ये लाइन ऐड कर दी है ना, इससे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हमेशा एक खतरा बना रहेगा कि कल को अगर मान लो रात को न्यूज़ आ जाती है कि ईरान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, जैसे हमने पोखरान का किया था, सरप्राइज था दुनिया के लिए, ऐसे ईरान भी एक दिन सुबह सुबह सबको सरप्राइज दे दे, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त इजराइल क्या करेगा? उस वक्त यूएस क्या करेगा? दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी।
और एक और फैक्टर यहाँ पर यह भी आता है मिलिट्री एक्सरसाइज का, युद्ध अभ्यास का। मैं आपको ये बता रहा हूँ, युद्ध अभ्यास आज के समय बहुत ही बड़े स्केल पे कर रहे हैं कंट्रीज। और देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कल को युद्ध अभ्यास को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग अगर खड़ी हो गई तो न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, जो एक बार को 1983 में हो ही गया था। 1983 में क्या हुआ, अभी रिसेंटली इस पर डॉक्यूमेंट जो है डीक्लासिफाई हुए। क्या हुआ कि यूरोप में उस टाइम ऑफ कोर्स यूएसएसआर एक कंट्री था, तो उस वक्त यूरोप में यूएस के सोल्जर्स और यूरोपियन सोल्जर्स मिलकर कर रहे थे एक न्यूक्लियर वॉर के लिए एक्सरसाइज। अचानक से ना क्या हुआ कि यूएसएसआर के जनरल्स को लगा कि ये लोग अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर वॉर कभी भी हो सकती है। तो उस टाइम यूएसएसआर ने, ये जो पूरा युद्ध अभ्यास था यूरोप और यूएसए का, ये चला था करीब एक हफ्ते तक। तो यूएसएसआर तैयार हो गया था वॉर के लिए। यहां पर आप देख पाओगे 1983 एबल आर्चर उस युद्ध अभ्यास का नाम था जो यूरोप और यूएसए ने किया था, बेसिकली नेटो कंट्रीज ने किया था। और एबल आर्चर के डर से यूएसएसआर ने क्या किया, अपने सारे जो एयरक्राफ्ट थे, फाइटर एयरक्राफ्ट, उनको लैस कर दिया न्यूक्लियर बॉम्ब से। कई एयरक्राफ्ट तो हवा में ही उड़ रहे थे और बस उनको ऑर्डर देने की देर थी कि जैसे ही यूएसएसआर पे अटैक करते हैं, ये नेटो देश जैसे ही अटैक करेंगे, तुम सब लगातार इन सब कंट्रीज पर बॉम्ब बरसा देना। थैंकफुली एबल आर्चर सिर्फ एक युद्ध अभ्यास था, ना यूएसएसआर पे अटैक हुआ, ना यूएसएसआर ने उसके रिस्पॉन्स में पूरी दुनिया को खत्म किया। बट मैं आपको यह बता दूं, उस टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन। जब इनको यह बात पता लगी ना कि यूएसएसआर एक बार को स्ट्राइक करने को तैयार था और यूएसएसआर ने अज्यूम कर लिया था कि नेटो कंट्रीज इन पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेंगी, उनको बड़ा बुरा लगा। उनको लगा कि शायद किसी स्पीच में इन्होंने यूएसएसआर के अगेंस्ट अग्रेसिवली बोल दिया, तो उसके बाद ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है हुई होगी। उसके बाद से रोनाल्ड रेगन ने यह भी डिसाइड किया कि ये अपने स्पीच में यूएसएसआर की ज्यादा आलोचना नहीं किया करेंगे ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो देखिए, आज भी ये हो सकता है। युद्ध अभ्यास आज भी बहुत होते हैं। इंडिया यूएस युद्ध अभ्यास करता है, चाइना पाकिस्तान करते हैं। एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं पे हो गई ना, तो इसमें ही आप कह लीजिए पूरी धरती हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक वेलकम मूव है। और हाँ, यहाँ पर आप ये पूछेंगे मगर न्यूक्लियर वेपन तो इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, कहते हैं कि इजराइल के पास भी है। इन सब कंट्रीज ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? क्योंकि देखिए, हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं करी, एनपीटी के हम सिग्नेटरी है नहीं। तो यूएस, चाइना समेत जो बाकी ये सब कंट्रीज हैं, ये ऑफिशियली ऑन पेपर हमको एक न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज नहीं मानती। हालांकि मेरा ये मानना है कि स्टेटमेंट की वैल्यू और जरा बढ़ जाती अगर इंडिया और पाकिस्तान की स्टेटमेंट को भी यहाँ पे अटैच कर देते। बट उस केस में मुझे लगता है कि इंडिया एक बार को स्टेटमेंट दे भी देता, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आनी थी ना। वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि यूएन को किस साल मिला था नोबेल पीस प्राइज। तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन सी, 2001 में मिला था यूएन को नोबेल पीस प्राइज। यहां पर आप देख पाओगे यूनाइटेड नेशंस और उस वक्त के यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अनान, इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज इन 2001। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि कुछ ही घंटों में आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको अगर कोर्स परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं एट हैवी 22% डिस्काउंट। बहुत से बच्चों ने यूपीएससी, एसएससी, बैंक, वेरियस एग्जाम्स के कोर्सेज परचेज किए हैं। तो अगर आप यूपीएससी कॉम्बो पैकेज परचेज करना चाहते हैं, यू हैव 1 आवर, नाउ इज द राइट टाइम टू बाय दिस पैकेज। अगर आप यूज करते हैं कोड PD10 तो 22% का आपको डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ आज के लिए। सो यूज द कोड एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।